हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये सब परीक्षा में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, इन सवालों में हम रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, गामा फंक्शन का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये सभी सवाल बहुत ही जबरदस्त हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। हर एक सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, खास बात ये है कि इस सवालों को, ठीक है, इन सवालों को पढ़ने के लिए जो आवश्यक फॉर्मूले हैं, आवश्यक सूत्र, आवश्यक जानकारियां हैं, वो पिछले वीडियोस में बताई गई हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लेक्चर क्रमांक के अनुसार सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। और इस यूनिट के साथ साथ इसके जो पहले के यूनिट्स हैं, अर्थात यूनिट 1, 2, 3 के सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। दोस्तों, जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में क्या लिखा है दोस्तों? यदि आई एन बराबर, ठीक है, आई एन कितना दिया है? इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में एन डी एक्स, और यहाँ पर एन इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दर्शाना है कि आई एन बराबर 2n ए स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 इंटू आई एन माइनस 1, ये हमको दर्शाना है। दोस्तों, किस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करें? ठीक है, तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिख रहा है, दूसरा फंक्शन है नहीं। दूसरा फंक्शन अगर होता तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके उसको आगे सॉल्व करते, अर्थात खंडशः समाकलन करके। परंतु हमारे पास तो एक फलन ये है और दूसरा फलन है ही नहीं, तो दूसरे फलन के रूप में अपन 1 को ले लेते हैं, क्योंकि इंटू 1 करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी फंक्शन में आप इंटू 1 करोगे तो वो उतना ही रहता है। तो चलिए, तो इंटू 1 करके अब इसको आप मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मानो सेकंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन का सूत्र लगा करके अब इसको हल कीजिए। तो खंडशः समाकलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है u और v, और दोनों के गुणनफल का आपको समाकलन पता करना है। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और इस पूरे का तो अपन इंटीग्रेशन कर ही रहे। ठीक है, ये इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। u के स्थान पर आप इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n, और v के स्थान पर आप 1 को देखिए और ये सूत्र लगाइए और देखिए फिर क्या मिलता है। तो आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u की जगह पे ये रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि v के स्थान पर आप किसको देख रहे हैं? 1 को, तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे तो x मिलेगा। और चूंकि ये निश्चित समाकलन है, लिमिट वाला है, इसलिए आप यहाँ लिमिट लगा लीजिए 0 टू a। चलिए देखते हैं अब आगे क्या मिलेगा। माइनस है तो माइनस लगा लिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है परंतु लिमिट वाला है, तो 0 टू a। ये तो आपके लिए सूत्र है ना भाई, ये समाकलन का सूत्र है। तो ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए और ये सूत्र यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, परंतु हमारे पास जो दिया हुआ समाकलन है वो लिमिट वाला है, इसलिए हम साथ में लिमिट भी लगाते जा रहे हैं। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर du बाई डी एक्स, अर्थात आपने जिसको u माना है, यानी जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका आपने को अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करना है दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n, इसका अवकलन कैसे होगा? तो पहले तो जैसे x की घात में n का अवकलन क्या होता है? n x की घात में n माइनस 1, उसी हिसाब से इसका क्या होगा? n ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n माइनस 1
पर इसका फिर से होगा, यानी इसका और होगा, तो इसका अवकलन कितना होगा, ए स्क्वायर का 0 और फिर इसका होगा माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x। तो ये कैसे आता है दोस्तों, चेन रूल से आता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका अवकलन हो गया और इसका समाकलन करना है, अर्थात 1 का समाकलन करना है। तो फिर से 1 का समाकलन, यानी कि देखो b का यहाँ पे समाकलन है तो कितना हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे का अपने को समाकलन तो अपन लिख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब देखिए क्या होगा, देखो अब बारी आती है लिमिट्स रखने की। आप सभी को पता है हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पर दोस्तों x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके x के स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब x के स्थान पर आप अपर लिमिट रखोगे तो देखो x के स्थान पर a रखोगे, तो x के स्थान पर जब आप a रखोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू a मतलब 0, तो अपर लिमिट रखने से 0 मिल रहा है। अच्छा, अब लोअर लिमिट रख के देखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है। तो लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो x के स्थान पर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जहां जहां x है वहां वहां रखना है। तो यहाँ x है, यहाँ पे 0 रखोगे तो a स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा घात में n। परंतु यहाँ पे x है, जब यहाँ पे x का मान 0 रखोगे तो 0 इंटू इतना पूरा 0 हो जाएगा, तो खत्म, यानी अपर लिमिट पे भी खत्म, लोअर लिमिट पे भी खत्म, यानी ये पूरी तरह से 0 हो जा रहा है। तो बचेगा क्या, इतना हिस्सा बचेगा, और इतना हिस्सा जो बचेगा उसमें जो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। 2 को भी मैं बाहर बुला लेता हूँ, 2 भी बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया। ठीक है, इधर से 2 बाहर, इधर से n बाहर, तो बचेगा क्या, तो देखते हैं क्या बचेगा। तो 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू a हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में कितना हो गया दोस्तों, n माइनस 1। ठीक है, अब वहां पे क्या बचा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया, तो ये बचा है, साथ में x x मिलकर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब एक और खास बात ध्यान दीजिएगा, एक और खास बात यह है दोस्तों कि हम यहाँ पर एक जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वहां पे देखो in माइनस 1 भी है, a स्क्वायर भी है। a स्क्वायर का तो कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ दिख रहा है, ये पूरे इस फंक्शन में दिख रहा है, अलग से a स्क्वायर का नामो निशान नहीं दिख रहा है, उसको लाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखो थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं ना, ये a स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो ठीक है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर जोड़ रहे हैं और ए स्क्वायर घटा रहे हैं। अब बोलोगे सर आपने जोड़ा और घटाया कहाँ पे, तो ये घटा रहे हैं, ये देखो ये घट गया। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमारा एक्स स्क्वायर तो प्लस में है ना भाई, ये माइनस को इधर बुला करके माइनस माइनस प्लस बना दिए थे, हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, परंतु हम उसको माइनस लिख करके अगर ब्रैकेट लगा दे तो क्या दिक्कत है, आप बताइए, आप खुद देख लो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा था ना यहाँ पे, उसको मैंने किस तरह से रीअरेंज करके लिखा है, गौर से देख लीजिए। ए स्क्वायर को जोड़ा और घटाया, और जो घटाया ना तो एक्स स्क्वायर और उतने में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। आप देखो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर वैसे भी कट जाना है, वो तो कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो पहले बचा था वो बचा रहेगा, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया कि इसको कैसे लिखे, परंतु क्यों लिखे, तो क्यों लिखे उसका कारण अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, अब हम ये इंटीग्रेशन को बांट रहे हैं। ठीक है, कैसे बांट रहे हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n माइनस 1 जो है उसका गुणा इसमें भी और उसका गुणा इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो ये 2n है, चलिए मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में कितना हो जाएगा दोस्तों, n माइनस 1 और इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप चाहो तो अंदर रखे रहो, चाहो तो इधर लिख लो, चाहो तो इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ये ए स्क्वायर, ठीक, और ये dx।
अब क्या होगा, ये माइनस है, देखो ये माइनस, तो ये माइनस लगा लेता हूँ, और फिर इसको अब आपको बांटना है इसमें। तो कैसे बटेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 2n तो अपना बाहर ही है ना भाई, 2n तो बाहर है। चलिए 0 टू a, अब ये इसमें बटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n माइनस वन, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में 1 है, तो जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात में n, और ये dx, और एक कोष्टक पर। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी आपको डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आप कुछ मत कीजिए, 2n को अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक और बात, अरे शुरुआत तो हमारी यहां से हुई थी, और ये कौन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये तो भैया आई एन है, और यही तो, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, तो ये कौन है, ये कौन है, ये आई एन है दोस्तों। ठीक है, देखो वही चीज है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम इधर लिखते जा रहे हैं। तो 2n को आप अंदर गुणा कर दीजिए। अच्छा एक और बात दोस्तों, आप इसको आई एन कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे घात में n है, तो यहाँ आई एन है ना भाई, n है तो n है, तो उस हिसाब से अगर आप इस पूरे को आई एन कह रहे हैं, तो इतने हिस्से को क्या कहेंगे, ए स्क्वायर को हटा करके जो इतना बचा है उसको आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर सब चीज सेम टू सेम लिखा है सर, सिर्फ कहाँ का फर्क है, घात का फर्क है, ये n है सर और ये n माइनस वन है। तो अगर इसको आप आई एन बोल रहे हैं तो उस हिसाब से इसको क्या कहना चाहिए, तो ये होगा आई एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ घात में n है तो आई एन बोल रहे हो, यहाँ घात में n माइनस वन है तो इसको क्या कहेंगे, आई एन माइनस वन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आई एन बराबर हो जाएगा 2n, गुणा कर रहा हूं मैं, 2n ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस पूरे को, यानी कि इतने हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना भाई, आई एन माइनस वन कह रहे हैं। और ये 2n जब इधर गुणा होगा तो ये वाला हिस्सा तो क्या बन चुका है दोस्तों, इसको तो अपन ने आई एन पहले ही माना है, ये हो जाएगा दोस्तों 2n आई एन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस 2n आई एन जो आपको दिख रहा है उसको उधर भेज दो, तो पहले से वहां पे आई एन है, साथ में 2n आई एन भी आ गया, और इधर कौन बचे, 2n ए स्क्वायर आई एन माइनस वन, तो यहाँ से आई एन कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, 2n प्लस वन बचेगा, आई एन कॉमन, 2n ए स्क्वायर आई एन माइनस वन, और इसको बटे में डालो, सिद्ध हो जाएगा, देख लो आप। तो आई एन बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2n ए स्क्वायर, और उधर बटे में आ गया 2n प्लस वन, और साथ में कौन है, आई एन माइनस वन। और देख लीजिए दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था। तो कितने सिंपल और कितने जबरदस्त तरीके से सिद्ध हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। सबसे मेन देखो, पूरा काम सरल है, बस आपको यहां मेन दिमाग लगाना है दोस्तों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ था, टू बाहर निकला, एन भी बाहर निकला, तो 2n बाहर निकलने के पश्चात, और चूंकि माइनस भी निकल चुका है तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ना भाई, तो यहाँ पे बचा कौन था, एक्स, एक्स बस बचा था, तो एक्स 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 स्क्वायर, किंतु उस एक्स स्क्वायर को देखो हमने कितने जबरदस्त तरीके से लिखा है, ए स्क्वायर जोड़ा और घटाया, और उस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया। अब देख लो, ब्रैकेट के बाहर माइनस अलग से दिखाया, ताकि देखो सॉल्व करके देख लो, वापस सॉल्व करोगे तो इसको आपको वही एक्स 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 जो एक्स स्क्वायर बचा था ना, वही बच रहा है, आप देख लो यहाँ पे। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद की कहानी कितनी सरल है आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखो सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आपको समझने की देर है, और उसमें जो ट्रिक लगाना है, जो दिमाग लगाना है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में हमको क्या सिद्ध करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स क्यूब 2a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2 डी एक्स यहाँ लिखना भूल गया मैं, यस ठीक। तो और हमको क्या सिद्ध करना है, 9 पाई a की घात 7/16, ठीक है, तो ये सिद्ध करना है दोस्तों। चलिए
यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप देखो कोष्टक यानी कि जो ब्रैकेट है उसमें से कुछ कॉमन निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकल सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब एक्स एक्स कॉमन निकलेगा दोस्तों तो ठीक है, एक्स कॉमन निकलेगा, परंतु कोष्टक की घात में कितने 3/2, इसलिए जब आप यहाँ से एक्स को कॉमन निकालोगे तो घात 3/2 लग के कॉमन निकलेगा। यानी देखियो यहाँ पे एक्स की घात 3 है और यहाँ से सिंगल सिंगल एक्स कॉमन निकल रहा है, परंतु जो ब्रैकेट में घात लगा है ना वो घात लग के कॉमन निकलेगा, तो एक्स की घात 3/2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ 2a बच जाएगा और वहां एक्स बच जाएगा, एक एक एक्स निकला है, घात में 3/2 लग के निकलेगा। ये ऐसा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ कि सर ये ऐसा क्यों होता है करके, तो उसका भी आप स्पष्टीकरण देख लो। देखो ये 2a है और ये, सबसे पहले आप बिंदास एक्स एक्स कॉमन निकालो। ठीक है, आपको एक्स एक्स कॉमन निकलते दिख रहा है ना, तो चलो एक्स एक्स को कॉमन निकालो। तो एक्स कॉमन निकल गया, चलो अब यहाँ 2a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, परंतु ये पूरे की घात में 3/2 था ना, तो ये पूरे की घात में 3/2 होगा ना सर। अब घात को अलग अलग बांटोगे तो एक्स की घात में 3/2 आ जाएगा ना, और 2a माइनस एक्स की घात में भी 3/2 हो गया, और ये बेचारा एक्स क्यूब तो चुपचाप बैठे है बेचारा। ठीक है, तो इस तरह से होता है दोस्तों। अब ये एक्स एक्स आधार समान है और ये टर्म्स आपस में गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी, तो 3 + 3/2, तो 3 दूनी 6 और 3 9/2, यानी टोटल यहाँ पे x की घात कितना हो गया, 9/2, और इतना हिस्सा और बचा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों बताइए, 0 to 2a इंटीग्रेशन 0 to 2a, x की घात में कितना हो गया 9/2, और कितना बच गया दोस्तों 2a माइनस एक्स की घात में 3/2 dx। ठीक है, आप यहाँ से सब लिखिएगा, दिया हुआ समाकल है, इस तरह से पूरा सजाकर जमाकर पूरा अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आप मान लीजिए दोस्तों, अब क्या माने, x बराबर कुछ मानना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 2a देख पा रहे हो, यहाँ पे x है, तो ऐसा कुछ माने जिससे फॉर्मूला में फिट भी हो जाए, 2a कॉमन भी निकल जाए, सूत्र भी लग जाए, गामा फंक्शन वाला यूज भी हो जाए। गामा फंक्शन वाला सूत्र अपन जब कल पढ़े थे तो वो यहाँ पे यूज होना है, तो वो भी यूज हो जाए। तो देखो दोस्तों x बराबर क्या माना जाए, तो मैं तो कहता हूँ आप x बराबर जो कुछ भी मानो 2a कम से कम वहां रखना। क्यों बताऊं, क्योंकि ये भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो x बराबर कुछ 2a कुछ कुछ मानोगे ना, ताकि 2a कॉमन तो निकल जाए कम से कम। ठीक है, अच्छा x बस है तो आपको पूरी व्यवस्था करके मानना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मैं मान लेता हूँ, मैं खुद से स्क्वायर मान रहा हूँ। क्यों बताऊं, क्योंकि वहां पे सिर्फ x है। अगर वहां पे एक्स स्क्वायर होता तो मैं उसके लिए कुछ दूसरा चीज सोचता। यहाँ पे x बस है तो 2a साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे, ताकि 2a कॉमन निकलने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर बच जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। तो इस तरीके से अपन मान रहे हैं। अच्छा एक और बात दोस्तों, जब अपन ऐसा कुछ मानते हैं, ठीक है, जब ऐसा कुछ मानते हैं तो तुरंत अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा dx, इधर 2a साइन स्क्वायर थीटा का तो पहले 2 साइन थीटा होगा, साइन थीटा का फिर से होगा cos थीटा, थीटा का होगा d थीटा। इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए, अच्छा एक और बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जब भी अपन ऐसा कुछ मानते हैं तो अपन उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अपन उसके बाद सीमाओं को बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई जब x बराबर 0 रखोगे तो थीटा बराबर भी 0 मिलेगा, और जब x बराबर आप रखोगे 2a, तो देखिए दोस्तों x की जगह 2a रख करके तो 2a कटेगा और 1 बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 मतलब साइन थीटा बराबर 1, और साइन कितने का मान 1, तो π/2 का मान 1, तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2। तो ये सारे चेंजेस यहाँ कीजिए दोस्तों। अतः दिया गया समाकलन का रूप किस रूप में बदल जाएगा, देखो 0 to π/2 हो गया, x को माने हो आप 2a साइन स्क्वायर थीटा, उसकी घात में हो जाएगा 9/2। ठीक है, उसके बाद आप देखो 2a माइनस एक्स के जगह पे आप माने हो 2a साइन स्क्वायर थीटा, उसकी घात में हो जाएगा 3/2, और dx की जगह आप लिखेंगे 2 2 जब 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा, 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, x के जगह पे जो माने हैं, जो माने उसको लिखा अपन ने, ये 2a
x की जगह जो मान है उसको लिखा, घात में जो है उसको लगाया, फिर dx की जगह जितना आया उसको लिखा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा दोस्तों। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, 0 to π/2, ठीक है। अब पूरे घातों का हिसाब किताब करना पड़ेगा दोस्तों। पूरे घातों का हिसाब किताब कैसे करेंगे, देखो 2 की घात में 9/2, उसके बाद चलो पहले तो इसको लिखते जाता हूँ मैं, है ना, क्या क्या बच रहा है उसको लिखते जाता हूँ, साथ ही साथ उसको बाहर में निकालते जाऊँ, क्या वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो जो जो कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है ना उसको लिखते जाओ और बाहर निकालते जाओ, देखते हैं क्या मिलता है। तो 2a की घात में 9/2, चलिए बाहर निकाल लीजिए भैया, 2a की घात में 9/2, ठीक है। और यहाँ से देखो 2a कॉमन निकल रहा है, परंतु 2a की घात में 3/2, तो 2a की घात में 3/2 पूरा कॉमन निकाल लो। उधर से 4a भी बाहर आ जाएगा, 4a भी बाहर आ गया, ठीक है, 4a है ना भाई। तो इधर से 2a की घात में 9/2 कॉमन, इधर से 2a भी कॉमन हो गया, घात में 3/2 था तो 3/2 लग के कॉमन हुआ, और उधर से 4a कॉमन हो गया, तो इतना। चलिए अब क्या बचेगा, कांस्टेंट जितने थे वो तो सब बाहर हो गए। अब जो बचेगा उसको लिखो दोस्तों, 0 to π/2। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा की घात में 9/2, तो घात का घात में गुणा होगा तो 2 और 2 कटेगा ना, ये बटे 2 ये 2 कटेगा, साइन 9 अपने पास बचेगा, साइन के पावर में 9 थीटा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, अच्छा यहाँ से क्या होगा ये भी देख लीजिए, चलो पहले लिख लेते हैं अपन, डायरेक्ट में गलती हो सकती है। तो साइन रेज़ टू द पावर 9 ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2a कॉमन निकल गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर के घात में फिर से 3/2 है, तो बटे 2, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा और 3/2, तो घात का घात में गुणा होगा तो 2 2 कटेगा, कॉस क्यूब बचेगा, ये ऐसा। और उधर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2a की घात में 9/2, 2a की घात में 3/2, तो 2a की घात में 9/2 प्लस 3/2, इस तरह से अपन उसको लिख सकते हैं। आधार समान है और ये गुणे में तो घातें जुड़ेंगी, और ये 4 है, और 0 to π/2 का ये इंटीग्रेशन है। यहाँ पे देखो साइन 9 घात और 1 घात मिलके कितना घात हो जाएगा, 10 घात हो जाएगा। कॉस 3 घात और 1 घात मिलके कितना घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, और ये डी थीटा। चलिए 9/2 3/2 मतलब 12/2, 12/2 मतलब 6, तो 2a की घात में कितना हो गया दोस्तों, 6। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 2a की घात में 6 मतलब 2 की घात में 6 और a की घात में 6, और ये 4a, और इंटीग्रेशन 0 to π/2। दोस्तों यहाँ तो अब सीधा सूत्र लगाने का समय आ चुका है, तो डायरेक्ट अब हम इसका सूत्र लगा रहे हैं। आप सभी को गामा फंक्शन वाला सूत्र पता होना चाहिए, तो दोस्तों वो सूत्र अब लगाने का समय आ चुका है। अब देर नहीं करना है, सीधा सूत्र लगाना है। तो क्या होता है सूत्र में, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ। अब पहला सवाल तो बनाया जा चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा करके सूत्र लिखता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to the power m of theta cos raised to the power n of theta d theta is equals to गामा m+1/2, ठीक है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2, ये सूत्र है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ m और n कौन होते हैं, m और n या तो प्राकृतिक संख्या या तो शून्य हो सकते हैं, अर्थात mn बिलोंग्स टू n यूनियन सिंगलटन सेट 0, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, और इसको अपन लगा रहे हैं। देखो m के स्थान पर कितना दिख रहा है, 10, और n के स्थान पर कितना दिख रहा है, 4। तो चलिए लगाइए दोस्तों, कितना होगा बताइए। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर m के स्थान पर दिख रहा है 10 और n के स्थान पर दिख रहा है 4, तो ये हो जाएगा आपका गामा m+1/2 मतलब 10 + 1/2, ठीक है। फिर गामा 4 + 1/2, और फिर क्या होगा दोस्तों, 2 गामा 10 + 4 + 2/2,
ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र बैठेगा दोस्तों। चलिए अब एक खास बात और है, उसको भी देख लीजिए। 2 की घात 6 और यहाँ 4 मतलब कितना होता है, 2 की घात 2, तो टोटल 2 की घात कितना हो गया 8 और 1 की घात कितना हो गया 7। अब देखो गामा 10 और 1 11/2, गामा 11/2, गामा 5/2, 2 गामा 10 4 14 और 2 16/2 यानी गामा 8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब कितना आएगा ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा के इधर सॉल्व करता हूं। दोस्तों देखिए अब समय आ गया है गामा फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाने का। तो 2 की घात 8, 1 की घात 7, गामा 11/2 को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक कम करते जाओ। ठीक है, 11/2 में से एक कम हुआ तो 9/2, तो 9/2 गामा 9/2 बचेगा। ठीक है, आप सूत्र जानते होंगे, गामा n+1 बराबर n गामा n, यानी जितना लिखा रहता है ना उससे एक कम करके बाहर और उतना ही अंदर लिखते हैं। तो जैसे गामा 11/2 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक कम करो तो 9/2 लिख, मतलब एक कम करोगे तो 9/2 आएगा, तो 9/2 को बाहर और उतना ही अंदर। फिर ये 9/2 को जस का तस रहने दो, फिर गामा 9/2 को फिर एक कम करो तो 7/2 गामा 7/2, इस तरह से चलते जाता है। तो 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, ठीक है, 1/2, है ना भाई। ये कैसे हुआ, देखो ये देखो गामा 7/2 को आप लिख सकते हो 5/2 गामा 5/2, फिर गामा 5/2 को लिख सकते हो आप 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 3/2 को लिख सकते हो आप 1/2 गामा 1/2, फिर वो जो 1/2 गामा 1/2 रहेगा ना उसको आप लिखना √π, क्योंकि गामा आपका वैल्यू √π होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखे रहना दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद गामा 5/2 इसको लिख सकते हैं 5/2, सॉरी है ना भाई, एक कम करके लिखना पड़ता है तो 3/2, 1/2, उसके बाद √π, और अपॉन में है गामा 8। गामा 8, 8 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपको पता है गामा 8 मतलब फैक्टोरियल 7। ठीक है, अगर n जो है धनात्मक पूर्णांक हो तो गामा में जितना लिखा रहता है ना उससे एक कम फैक्टोरियल वाली वैल्यू होती है। तो गामा 8 मतलब फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, फैक्टोरियल 7 का मान होता है 50/40। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखो इस पूरे को सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे होगा सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि 2 बटे वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक बार गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 की घात 8, तो टोटो सब निपट गए। क्या बचेगा, 9 7 5 3 बचा है दोस्तों, 9 7 5 3 बचा है, और ये एक ठो 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, 9 7 5 3 बचा, एक ठो 3 यहाँ पे भी है, बटे है 50/40। ठीक, और 1 की घात 7 बचा है, √π पाई बचा है। ठीक, अब इसको हमको देखना है। चलिए सबसे पहले तो आप दोस्तों इसको 9 से देखो कट रहे, 3 से तो कट ही रहा है, लेकिन अपन 9 से सोचते हैं पहले। तो 9 पंचे 45, 5 बचा, यस 9 से कट रहा है दोस्तों। देखो 9 1 9, 9 पंचे 45, 5 बचेगा, वो 5 के साथ 4 मिलकर के 54 हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 और 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये किससे कट रहा है। क्या ये 5 से तो बिल्कुल कट रहा है, 5 से काट दो उसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम का 5 के बाद फिर 5 एकम 5, उसके बाद 1 बचेगा तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कटा। अब 112 आया है तो ये 7 से कटेगा दोस्तों, तो 7 एकम 7 और 7 16 होता है 112। ठीक है, तो कितना बचेगा बताइए, आपके पास बचा है दोस्तों, ऊपर में तो सब कट गए, 3 तिरिक 9 बचा है, पाई बचा है, 1 की घात 7 बचा है, और बटा कितना बचा है 16। और देख लीजिए दोस्तों यही सिद्ध करना था और यही सिद्ध हो गया। ठीक है, ये 16 आंसर आएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा आप लोग। बस कैलकुलेशन में आपको अच्छे से ध्यान देना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान देना है दोस्तों। ठीक, तो ये सवाल भी कंप्लीट होता है।
चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। दोस्तों तीसरे सवाल में क्या दिया है, यदि n और n धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है चलिए देखते हैं। 0 to 1 x की घात में m माइनस 1, 1 माइनस x की घात में n माइनस 1 dx बराबर गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तुरंत इसको अपन बनाएंगे, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 x की घात में m माइनस 1, 1 माइनस x की घात में n माइनस 1 dx। ठीक है, चलिए दोस्तों अपन यहां मान लेते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, जब कुछ मानते हैं तो अवकलन करना पड़ता है। तो x का अवकलन यहाँ dx 2 साइन, ठीक है 2 साइन, एक्चुअली में अपन अवकलन कर रहे हैं, अपन अवकल यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है ये x का अवकल है dx, वैसे ही यहाँ पे अपन इसका अवकल कर रहे हैं, तो दोनों ओर हम लोग अवकल कर रहे हैं अर्थात डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर डी थीटा, दोनों ओर डिफरेंशियल कर रहे हैं अर्थात अवकल ले रहे हैं, तो दोनों ओर अवकल करने पर अपने को इतना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर भी आप मानेंगे जब कोई x बराबर 0 हो जाए तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान 0 रखेंगे तो थीटा बराबर 0 मिलेगा। और जब कोई x बराबर आप 1 रखोगे यहाँ पे तो थीटा का मान कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे π/2, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है। अब चलिए ये सभी चेंजेस आप यहाँ पे रखिए तो क्या मिलेगा, अतः लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या हो जाएगा 0 to π/2। x के स्थान पर आपने साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पूरे की घात में m माइनस 1 है तो साइन स्क्वायर पूरे की घात में m माइनस 1, तो टोटल हो जाएगा 2m माइनस 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा और घात में m माइनस 1 है तो घात के घात में गुणा होगा तो 2 इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, घात के घात में गुणा तो टोटल कितना घात हो जाएगा 2m माइनस 2 थीटा। ठीक है, वैसे ही आप 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, घात में n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और dx की जगह में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, साइन 2m माइनस 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है तो जुड़ेगा, तो एक पावर बढ़ेगा इसका दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये जो 2 है ना उसको बाहर निकाल दो, साइन के पावर में हो जाएगा 2m माइनस 1 साइन रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 ऑफ थीटा कॉस रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 ऑफ थीटा जी थीटा। ठीक है, एक एक पावर इनका बढ़ गया, इनके कारण कॉस में भी देखो आप ये कॉस थीटा ऐसे पावर बढ़ जाएगा। अब फिर से दोस्तों समय आ गया है वो फॉर्मूला लगाने का। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ m है तो m प्लस 1/2 है, यानी कि साइन में जितना लिखा है तो उतना प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे तो इतना लिखा है तो फॉर्मूला भैया लगाइए, क्या होगा गामा इतना प्लस 1/2, सीधी सी बात है। जब m रहता है तो m प्लस 1/2, यानी कि जितना लिखा है उतना प्लस 1/2, तो यहाँ इतना लिखा है तो इतना प्लस 1/2, वैसे यहाँ पे इतना प्लस 1/2। क्यों, जब n रहता है तो n प्लस 1/2, तो भैया n नहीं है 2n माइनस 1 है तो उतना प्लस 1/2। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान से लगाना है, अपॉन 2 गामा, फिर क्या लिखा है m प्लस n प्लस 2/2, यानी इसका घात प्लस 2/2, तो इसका घात प्लस इसका घात फिर प्लस 2 फिर /2, तो क्या होगा दोस्तों इतना प्लस 2/2। ठीक है, चलिए दोस्तों इस 2 से इस 2 को निपटाइए, -1 + 1 निपटेगा, फिर 2m/2 बचेगा तो 2 भी निपट जाएगा तो गामा m आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा गामा n, 1 निपटेगा 2 निपटेगा, और इधर से 1 निपट के फिर कितना होगा देखो दोस्तों, यहाँ पे आप 2 कॉमन निकल करके कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे अपने को लाना कितने से गामा m प्लस n लाना है, आ जाएगा देखो। अच्छा यहाँ पे देखो -1 हो गया -2, -1 -1 -2 हो गया और +2 खत्म,
फिर क्या बचेगा 2m प्लस 2n, जिसमें से 2 कॉमन निकल के 2 से कटेगा, आपके पास m प्लस n बचेगा। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, यही आपका राइट हैंड साइड है। दोस्तों वास्तव में ये एक बहुत ही फेमस फंक्शन है, उसके बारे में आप सुन लिए रहिए, ये है बीटा mn। बीटा फंक्शन है ये दोस्तों। जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, तो यही रिलेशनशिप होता है कि बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m प्लस बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बीटा mn फंक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी ही होती है, ठीक है, बीटा फंक्शन के बराबर होता है ये। तो ये आप आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। और तो फिलहाल तो हमको जो सिद्ध करना था वो तो सिद्ध हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये देखो, ये है दोस्तों, ये एक्चुअल में वास्तव में जब बीटा फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं तो वो इसी इंटीग्रल के द्वारा उसको अपन डिफाइन करते हैं बीटा फंक्शन को, और वास्तव में ये इसके बराबर है ना। तो इसलिए हमने जो सिद्ध किया लास्ट में वो यही है, इसी को बराबर करके बीटा mn करके अपन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 3 सवाल तो हो गए, अब चौथा सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, आप इसको होमवर्क कीजिए दोस्तों, बना करके देखिएगा। मान ज्ञात करना है अपने को, इसमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि इसका मान कितना आया, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर अगर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं अपन, तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों अगर आप पीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिडक्शन फॉर्मूला के साथ, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।